इतने मेवाड़ अभियानों के बावजूद राणा प्रताप न तो पकड़े गए और न ही उनका मुगलों से कोई पत्र व्यवहार हुआ। तो अकबर को एक बार शक हुआ कि प्रताप कहीं हल्दी घाटी में ही तो नहीं मारे गए और मानसिंह ये सच छुपा रहे हैं, अकबर को अंधेरे में रखे हैं। पर यह शक बेबुनियाद था। मुगलों के बार बार हमलों के बावजूद जनता ने महाराणा प्रताप का ही साथ दिया। आप सोचिए कि खुद अकबर महीनों तक मेवाड़ में पड़ा रहा, लेकिन जनता ने उसके तमाम तामझाम के बावजूद मुगलों का जरा भी साथ नहीं दिया। इसका सबूत है, मेवाड़ में मुगलों को एक ढंग का गुप्तचर, एक ढंग का खबरी तक नहीं मिला। तो इस तथ्य से उन इतिहासकारों का मुंह बंद हो जाता है जो ये कहते नहीं थकते कि ये महाराणा प्रताप की व्यक्तिगत लड़ाई थी। असल में ये जनता की लड़ाई थी, जोर जबरदस्ती जुल्म के खिलाफ, अत्याचारों के खिलाफ, साम्राज्यवाद के खिलाफ। और इतने वफादार साथी कभी भी ऐसे व्यक्ति के नहीं हो सकते जिसका चरित्र उज्जवल न हो। आमेर के राज्य ने मेवाड़ पर हमले करने में मुगलों का हर तरह से साथ दिया था। वो राजा भगवंत दास हो या राजा मानसिंह हो या उनके भाई जगन्नाथ हो, प्रताप आमेर को मजा चखाना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने अजमेर के इलाकों के अलावा आमेर राज्य के इलाकों पर भी जोर शोर से छापे मारे। लेकिन मेवाड़ पर मुगलों के लगातार के हमलों से मेवाड़ राज्य काफी कमजोर हो गया था और स्वयं महाराणा प्रताप की माली हालत काफी दयनीय हो गई थी। इस दौरान दो तीन ऐसी घटनाएं घटी जिनका किस्से कहानियों में बहुत बड़ा चढ़ाकर वर्णन है, लेकिन जिनका ऐतिहासिक महत्व कुछ भी नहीं है। हमें यह सब बताना इसलिए पड़ रहा है कि जितनी भी ऐतिहासिक घटनाएं हम बता रहे हैं, उस हर एक घटना से जुड़ी कई कई किंवदंतियां, दंत कथाएं, किस्से कहानियां आदि यहां मेवाड़ में लोकप्रिय हैं। लोग इन सब दिल बहलाने वाली कहानियों को दिल से लगा बैठते हैं और फिर उसी को इतिहास मानकर इस अंदाज में, इस लहजे में इतने दावे के साथ पेश करते हैं कि जैसे वो त्रिकालदर्शी हों। और बेचारे प्रामाणिक इतिहासकार अपनी अकेली कमजोर आवाज में एक कोने में बैठकर इन सब बातों का खंडन करते रह जाते हैं। एक कहानी मिलती है कि महाराणा प्रताप की जंगल में रहते हुए काफी दयनीय स्थिति हो गई थी। वो घास की रोटियां खाने पर मजबूर हो गए थे, भूमि शयन करते थे। एक दिन एक जंगली बिलाव ने उनकी बेटी के हाथ से रोटी छीन ली और बेटी रोने लगी और इससे प्रताप विचलित हो गए। पहली बात तो राणा प्रताप की कोई बेटी थी ही नहीं। दूसरी बात, प्रताप आर्थिक तंगी से गुजर जरूर रहे थे, पर वो असल में उनकी खुद की महानता का हिस्सा था। प्रताप की तीसरी सफलता यह थी कि वो मेवाड़ के शाही खजाने को मुगलों से बचाए रखने में सफल रहे। प्रताप ने अपने खुद के व्यक्तिगत जीवन पर और अपने परिवार पर न के बराबर धन खर्च किया और सारा खजाना, सारी संपत्ति जनता की सेवा में लगा दी। उस धन से उन्होंने भीलों की सेना भी बनाई। इस बीच एक और घटना हुई जिसका किंवदंतियों में बड़ा जिक्र है। वो कहानी है भामाशाह की, जिन्हें भाट चारणों ने सेठ भामाशाह बना दिया। कहा जाता है कि भामाशाह ने अपनी सारी संपत्ति प्रताप को समर्पित कर दी थी, लेकिन अगर प्रामाणिक इतिहासकारों की माने तो भामाशाह ने गुजरात और खास करके मालवा की मुगल छावनियों को लूटा, वहां के थानों को लूटा और इस धन को इकट्ठा करके महाराणा के नजर कर दिया। हालांकि यह भी बात सच है कि भामाशाह ने अपने खुद के खर्चे के लिए, अपने व्यक्तिगत वैभव के लिए एक कौड़ी तक नहीं रखी और सारा धन, सारी संपत्ति मेवाड़ की सेवा में लगा दी। मेवाड़ की जनता तो महाराणा प्रताप को भगवान मानती ही थी। जंगलों में रहने वाले भील भी उनकी पूजा करते थे और आज तक करते चले आए हैं। इतनी निष्ठा और लोकप्रियता के पीछे कुछ न कुछ चारित्रिक बल तो निश्चित होना चाहिए। क्या इसे महाराणा प्रताप की चौथी उपलब्धि नहीं माना जाए? फिर एक और किस्सा आता है कि राणा प्रताप की राजाज्ञा के खिलाफ एक किसान ने खेती करने की कोशिश की तो राणा ने उसे मृत्यु दंड दे दिया। तो किस्सा यूं है कि इस अकेले गरीब किसान की मौत से सैकड़ों मील दूर बैठा अकबर बहुत दुखी हुआ। कर्नल टॉड की यह कहानी और अकबर का यह दुख कितना नकली होगा। फिर बीकानेर की भी एक लोक कथा है जिसके हवाले से कर्नल टॉड ने बताया है कि मेवाड़ की मुगलों के हाथों हो रही लगातार दुर्दशा को देखकर और शायद जंगल की जिंदगी से तंग आकर महाराणा प्रताप ने खुद अकबर को संधि के लिए पत्र भेजा। इससे बीकानेर के कवि राजकुमार पृथ्वीराज, जो कि अकबर के एक दरबारी हुआ करते थे, उन्हें बहुत दुख हुआ और उन्होंने प्रताप को प्रेरित किया कि हथियार न डालें और संघर्ष जारी रखें।
लेकिन इतिहास तो ये है कि बीकानेर बहुत पहले ही हथियार डाल चुका था और इससे खुश होकर अकबर ने नागौर दरबार में जोधपुर राज्य को भी बीकानेर की निगरानी में रख दिया था। बीकानेर की शरणागति का इससे बड़ा सबूत आपको और क्या चाहिए। इतिहासकारों का स्पष्ट मत है कि राणा प्रताप ने ऐसा कोई भी पत्र नहीं लिखा था। वो आजाद थे और जीवन भर आजाद ही बने रहे। किंवदंतियों, दंत कथाओं और लोक कथाओं की दुनिया से अब हम वापस इतिहास में आ जाते हैं। अब हम मुगलों के हमलों के बाद मेवाड़ की स्थिति का जायजा लेते हैं। सन 1568 में चित्तौड़ का पतन हुआ और चित्तौड़ के साथ साथ मांडलगढ़ नाम का एक बहुत मजबूत किला, साथ में एक प्रमुख नगर मांडल, जिसके पास आज का भीलवाड़ा विकसित हुआ। ये सारा क्षेत्र यानी पूर्वी मेवाड़ मुगलों के हाथों में चला गया था। चित्तौड़ की घेराबंदी में हजारों प्रशिक्षित सैनिक मारे गए थे। उसके एक ही दशक के अंदर हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, जिसमें मेवाड़ ने करीब 1500 सैनिक और अधिकांश प्रमुख सेनापति खो दिए थे। और फिर मेवाड़ पर 9 साल में एक के बाद एक 6 घातक हमले, ऊपर से मुगलों से संधि के सारे रास्ते खुद प्रताप ने बंद कर दिए थे। सहयोगी राज्य जैसे बूंदी, सिरोही, ईडर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा मौका देखकर कभी मुगलों के साथ हो जाते थे, कभी मेवाड़ के साथ। तो अब ऐसा लगने लगा था कि मेवाड़ का सूरज डूब रहा है। लेकिन यह अंत नहीं, एक नए युग का आरंभ था।